नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो में आज काफ़ी कुछ है जिसके मुताबिक हम कराएंगे आपकी कल की तैयारी। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर आज फिर नया रिकॉर्ड स्तर हमने बाजार में बनता हुआ देखा है। इंट्राडे में निफ्टी की बात करें 18,500 के पार निकला, लेकिन क्लोजिंग उस स्तर से थोड़ी नीचे होती हुई हमने देखी है। लेकिन बाजार में किस तरह का आज कारोबार हुआ है समझते हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, ये बताएं आज हमने किस तरह का एक्शन देखा है बाजार में और कल के लिहाज से क्या रणनीति बनाकर चलना चाहिए? जी, आज तो निफ्टी रिकॉर्ड देखने को मिला बाजार में और निफ्टी भी रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। निफ्टी पहली बार इंट्राडे में 18,500 के पार निकला और मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी 33,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया। आज क्लियर कंट्रीब्यूशन दिखा मेटल इंडेक्स से, जहां की 4% की मजबूती देखी गई है। और इसके अलावा पावर और आईटी शेयर भी थे चुनिंदा, जहां पर से कि अच्छा सपोर्ट देखा गया है। अब आज से कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे और उसके पहले हमने देखा कि मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। और इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में भी अच्छा एक्शन था। एचडीएफसी बैंक के शानदार नंबर्स आए थे, उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा बैंकिंग काउंटर में भी अच्छी तेजी देखी गई। अब कुछ मिड कैप बैंकों के जैसे आरबीएल के भी नंबर्स अब आने वाले हैं, तो उसके पहले मिड कैप बैंक जो बैंकिंग शेयर है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी गेनर्स पर। तो यहाँ पर आज हिंडाल्को, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का मोमेंटम बरकरार है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज आईटी पैक मजबूत था, लेकिन दूसरी तरफ एचसीएल टेक ट्रेंड के विपरीत आज कारोबार कर रहा था और एचसीएल टेक में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा एमएनएम, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की आज कमजोरी देखी गई है। आज मेटल शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें कि टॉप पर था आज हिंदुस्तान जिंक, करीब 12 से 13% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। उसके बाद वेदांता, जिंदाल स्टेनलेस और हिंडाल्को, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी थी और स्पेशली मिड कैप आईटी जो शेयर थे वो आज काफी ज्यादा चल रहे थे। अब इसमें नेल्को, एनआईआईटी में भी अच्छी तेजी दिख रही थी। एल&टी इन्फोटेक जैसे शेयर्स भी आज चल रहे थे। इसके अलावा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और आखिर में बात करते हैं पावर शेयर। यहाँ पर भी लगातार जो तेजी का ट्रेंड है वो बना हुआ है। टाटा पावर में आज 10% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। इसके बाद अदानी पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज के सेशन में अच्छा एक्शन था। ये तो बात हुई है बाजार की, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे पूजा, और आपसे और भी नतीजों का विश्लेषण हमें लेना है। लेकिन इस बीच एल&टी के नतीजे आए हुए हैं और अगर नतीजे आपके स्क्रीन पे हम पेश करें तो मुनाफा आया है लगभग 5520 करोड़ के आंकड़े पर और आय में भी हमने इजाफा होता हुआ देखा है। 3770 करोड़ के आसपास आय का आंकड़ा आया है। आपको बताएं कि एबिटा में 6.9% की बढ़त के साथ ये आंकड़ा 733 करोड़ के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही हम बाकी डिटेल्स की बात करें तो 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो एल&टी इन्फोटेक के नतीजे जो आए हैं इसकी डिटेलिंग हमने आपको करके दी है, जहां पर तमाम फ्रंट्स पे बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल बाजार कैसे इन नतीजों को समझेगा और कैसे इन नतीजों को हमें पढ़ना चाहिए, गौरांग शाह हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कल की तैयारी में। फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स एल&टी इन्फोटेक के कैसे लगते हैं आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अनुमान से बेहतर आए जो भी आंकड़े अभी हमारे समक्ष हैं। 15 रुपया प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है और जिस प्रकार से शुद्ध मुनाफे में या फिर कंसोलिडेट मुनाफे में आप इजाफा देख रहे हैं, हमारा करीबन अंदाजा 500-520 करोड़ के आसपास, लेकिन वो भी काफी ऊपर की तरफ आया है। कंसोलिडेटेड आय भी मेरे ख्याल से जो अनुमान था उससे बेहतर आई है। और विशेष बात यह है इस कंपनी की, एल&टी इन्फोटेक की, कि जो प्लेटफॉर्म्स और जो सुविधाएं और जो सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ही नीश एरियाज हैं। और आने वाले समय एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक्नोलॉजीज और जो स्तर पर आईपीओ आया था, जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपने आप में ही दर्शाता है कि काबिलियत कितनी है कंपनी की आगे बढ़ने। तो बाजार इन नंबर्स को कैसे देखेगा? कल हम अगर ट्रेड में देखें तो स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? नतीजों को देख करके तो लग रहा है कि थोड़ा सकारात्मक सा रुझान होगा।
लेकिन हम छोटी या मध्यम अवधि के लिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। और L&T इन्फोटेक और या फिर IT क्षेत्र में अच्छी कंपनियों में अगर आपने निवेश किया है तो हमारी ये राय होगी कि जल्दबाजी करके मुनाफा न समेटें। अच्छा, ये तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन इसके अलावा किस तरह की और डिटेलिंग का इंतजार होगा नतीजों में आपका? मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियों पर मैं जानना चाहूंगा एट्रिशन रेट, बिलिंग पाइपलाइन, लार्ज टिकट क्लाइंट्स आए हैं कितने, और अगर कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर के कुछ इजाफे हुए तो उसका दबाव क्या था, और कारोबार की जो रणनीति है उसको लेकर के भविष्य में किस तरीके से कामकाज करेंगे, क्या किसी कंपनी की अधिग्रहण की योजनाएं वगैरह वगैरह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो L&T इन्फोटेक पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने थम्स अप दिया है, लेकिन आपको बताएं कि आज और भी कई सारे नतीजे आए हैं, जिसमें से अल्ट्राटेक सीमेंट की हम बात करेंगे। और कंपनी का जो मुनाफा था उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आता हुआ हमने देखा है। हालांकि आय में हमने करीब 16% की तेज़ी आते हुए देखी है, इसमें इजाफा आया है। पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो पूजा, अल्ट्राटेक नतीजों में किस तरह से हमने रुझान देखा है आता हुआ? ये अल्ट्राटेक के नतीजे अनुमान से कमजोर ही रहे हैं। हम अनुमान कर रहे थे आय में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उसके आसपास ही ग्रोथ दिखी है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आए हैं। मार्जिन हम उम्मीद कर रहे थे 24% की, उसके सामने 22.6% के मार्जिन नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और मुनाफे में हम 11% की बढ़त की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सपाट ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखी गई है। वजह यह है कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे और उसी का असर मार्जिन पे पड़ा। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि जो भी पेट कोक है और कोल के दाम में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका शॉर्टेज भी जो चल रही है, उसका असर कंपनी को कुछ झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ रीजन में देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छी रही हैं, लेकिन सेंट्रल और ईस्ट इनकी जो ज्योग्राफी थी वहाँ पर वॉल्यूम्स में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में भी करीब 8% की बढ़त इस बार इस क्वार्टर देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो नतीजे अनुमान से हल्की कमजोर इस बार अल्ट्राटेक सीमेंट ने पोस्ट किए हैं। चलिए, आप हमारे साथ बनी रहें पूजा, आने वाले नतीजों पर भी हमें आपसे अपडेट लेनी है। लेकिन चलिए, इस बीच अब कल की तैयारी वाकई आपको करवाने का समय आ गया है और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी का, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेसिशन टेक्निकल एनालिसिस के डायरेक्टर मंदार जमसांडेकर। आप दोनों का स्वागत है। शर्मिला, आपके पास आऊँगी। सबसे पहले बाजार की दिशा और दिशा कल के लिहाज से आप कैसे समझ रही हैं, कैसे आंक रही हैं? आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से आज का क्लोज आया और उसे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। यही है कि सिर्फ कल एक थोड़ा सा छुट्टी जैसा दिन है और बैंक्स बंद रहेंगे, तो थोड़ा उसका एक असर हो सकता है। अब ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा सुस्ती आपको बाजार में कल के सेशन में आती हुई दिखाई दे रही है। मंदार, मिड कैप इंडेक्स पहली बार 3300 के पार 800 के पार गया है। बताएं अब यहाँ पर अगला लेवल आप क्या समझ रहे हैं आता हुआ? कविता जी, पहली बात तो है कि मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच है फिलहाल। और आज भी हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग तो हुआ, लेकिन ऊपर में जो एक फ्रेश बाइंग जो आना चाहिए, जो इंडेक्स को ऊपर बनाए रखे, वो हमें दिखा नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, यानी ये शॉर्ट टर्म है, यानी अगले 2 दिन थोड़े से मुश्किल लगते हैं मार्केट के लिए। तो एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप 100 अगर देखते हैं तो वो भी उसी तरीके से मूव दे रहा है। हाँ, जब मैं ये कहता हूं तो ये भी बात है कि स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें एक्शन देखने को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स मुझे लगता है कि अगले 2 दिन थोड़ा ठंडा दिखेगा। बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? कविता जी, बैंक निफ्टी भी देखिए, आज इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। 40,000 का ऊपर में रेजिस्टेंस बनता है, 39,600 का नीचे में सपोर्ट बनता है। ये दोनों लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी होल्ड करेगा, लेकिन इसी तरीके से चॉपी ट्रेड रहेगा, ऐसे मुझे लगता है।
ऑलराइट, चलिए कुछ अब बारीकी से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और नतीजों पर डाल लेते हैं नज़र। तो सबसे पहले L&T इन्फोटेक, शर्मिला, आपको बता दें जो नतीजे आए हैं वहाँ पर तमाम फ्रंट्स पर बढ़त ही आई है। तमाम आंकड़ों में मुनाफा अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 5520 करोड़ के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दिया है। एबिटा 6.9% बढ़ा है और 733 करोड़ पर ये आंकड़ा आया हुआ है। 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी हुआ है और आय में भी 3462 करोड़ के मुकाबले 3770 करोड़ पे ये आंकड़ा आता हुआ हम देख रहे हैं। बाकी कमेंट्री की इंतजार तो होगा ही जो हमें मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखाई देगी, लेकिन फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जो सामने हैं आपको कैसे लगते हैं? क्या आप भी गौरांग की तरह थम्स अप दे रही हैं और बाजार में कल अच्छा खासा रिएक्शन होते हुए देख रही हैं स्टॉक पर? बिल्कुल, तो कहते हैं कि जो आप हेडलाइन नंबर्स है वो बहुत सेटिस्फाइंग है, लेकिन यही है कि अभी के दौर में हमने देखा है कि एट्रिशन हैज बिकम अ बिग इशू। जिस तरह से HCL टेक के नतीजों के सामने आया कि एट्रिशन रेट काफी ऊंचा था। आई वुड ऑल्सो टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे फॉर द ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी, बिकॉज सिंपली यही है कि जॉब क्रिएशन जो है वो IT सेक्टर में है और वहीं पे सैलरी रेजेस एक्सेट्रा भी मिल रहे हैं, सो वो एक तरह से खुशी की बात है। बट फॉर द कंपनीज इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, और हम देख ही रहे कि एट्रिशन लेवल ने किस तरह से आज HCL टेक वगैरह के स्टॉक प्राइस को अफेक्ट किया। So that commentary will be very important. Very honestly, for L&T Infotech more than anything else, जो मार्जिन की क्लैरिटी थी, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा दबाव दिखा, was it because of बेज इंक्रीज, क्या वो अभी नॉर्मलाइज हुआ है, एंड डील विंस, बिकॉज आई थिंक फॉर मिड कैप IT अगर आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरह से ऑर्डर पाइपलाइन है और which are the big ticket wins they've had in the quarter or what they're eyeing, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस पड़ता है। So yes, I think a very good set of numbers and a complete thumbs up. लेकिन ऐसे में इस पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें शर्मिला, तो अगर किसी को शुरुआत करनी हो अपने इन्वेस्टमेंट की तो आप क्या पिक दे सकती हैं और किन लेवल्स पे खरीदारी इनिशिएट करनी चाहिए, कितने समय के लिए? I think जो टॉप IT जो 4-5 स्टॉक है उसमें I still prefer HCL Tech, TCS, Infosys, these are the stocks you can look at, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक के पोर्टफोलियो में इन 3-4 कंपनियों में से 1-2 तो होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें इस तरह के नामों का इस तरह के नामों का जगह होनी चाहिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कमिंग टू मिड कैप IT, मुझे जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड या नीश IT प्ले है वो काफी पसंद है, बिकॉज वी रियली सीन कि जो पिछले 2-3 साल है उस इन स्टॉक्स में रिटर्न्स काफी अच्छा मिला है। So stocks like Tata Elxsi or Persistent Systems, Zensar, I think L&T Infotech also. तो ये ऐसे 3-4 नाम रहेंगे जिसमें आप एक SIP की तरह खरीद कर सकते हैं, because I think इनमें जो the kind of verticals that they are in और जिस तरह का बिजनेस प्लान उनका है वो काफी एक्साइटिंग साउंड करता है। मंदार, कोई टेक्निकल कॉल्स L&T इन्फोटेक में आपकी तरफ से? कविता जी, L&T इन्फोटेक में हमें थोड़ी और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ऊपर में 6800 का इसमें टारगेट जरूर बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें 2 बड़े रेजिस्टेंसेस भी हैं। 6273 का एक लेवल है और दूसरा जो लेवल है वो 6498 यानी 6500 के आसपास का एक लेवल है। तो ये लेवल ब्रेक करके अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है तो 6800 7000 का टारगेट हमें जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेवल पे फ्रेश एंट्री करनी थोड़ी सी रिस्क वाली बात होगी, क्योंकि हमें जो ये नंबर्स अच्छे नंबर्स देखने को मिले वो मुझे लगता है कि प्राइस ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिए हैं। क्योंकि अगर पिछले 3 महीने का अगर प्राइस मूव देखते हैं तो 4000 के लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी 6400-500 तक बढ़ चुका है। तो ये डिस्काउंटेड है, लेकिन हाँ ये अनाउंसमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हमें एक पॉजिटिव मूव जरूर दिखेगी। ऊपर में 6800 7000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये हालांकि आपने जो 2 फिगर्स बताई है 6273 और 6498 रेजिस्टेंस लेवल, इसके पार अगर जाता है स्टॉक तब जाके ही 6800 के आसपास पहुंचेगा। शर्मिला, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर आपकी क्या राय है? म्यूटेड आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डिमांड म्यूटेड थी, उसके साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ गए थे। सो आई थिंक थोड़े से आई थिंक अनएक्सपेक्टेड लाइन थे, बट मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप बात करें तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा प्लेयर है, और जिस तरह से व्हाट वी आर हियरिंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका एक ऑर्डर्स है और जो जिस तरह से स्पेंड बढ़ा है, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी सीमेंट कंपनी के लिए इट इज द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स व्हिच एक्चुअली सबसे बड़े उनके खरीदार रहते हैं।
तो अगर हम ये डेटा इफ यू जॉइन द डॉट्स, तो ऐसे लगता है कि आगे चलकर इनका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। तो आई वुड कंटिन्यू पॉजिटिव। और अल्ट्राटेक एक थोड़े इट्स बीन सॉर्ट ऑफ नॉट रियली मूविंग अप, इट्स बीन इन अ बैंड। तो मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर जो साल के हैं, एज थिंग्स इंप्रूव, ये इन सब कंपनीज के लिए ज्यादा बेहतर रह सकते हैं। सो आई वुड कीप माय आई ऑन द स्टॉक एंड बाय इट ऑन दिस। मंदार, आपका क्या टेक? मुझे लगता है अल्ट्राटेक कंसोलिडेशन में पिछले 2 महीनों से है और ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। इसमें नीचे में 7,200 का सपोर्ट बनता है, ऊपर में 8,000 के करीब इसमें रेजिस्टेंस है। तो 800 पॉइंट का ये रेंज है जो पिछले 2 महीनों से रिस्पेक्ट हो रहा है और इसी रेंज में बना रहेगा। और ख्याल से नहीं आ रहा है। आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है शायद मंदार। अच्छा कविता जी, पिछले 1.5 साल का अगर इसका चार्ट देखते हैं जी, तो 3,000 के लेवल से ये स्टॉक 8,000 तक ऊपर बढ़ चुका है। तो इसलिए ये जो फिलहाल जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पिछले 2 महीनों में, वो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन और चलेगा और कुछ महीने में ये लेवल्स के बीच में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। ऑलराइट, चलिए, लेकिन कल का दिन जो है वो और अहम नतीजों के लिहाज से काफ़ी खास है। HUL, नेस्ले जैसी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे कल पेश करने वाली है। और एक बार फिर से हम जुड़ेंगे हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। तो पूजा, ये बताएं आपने किस तरह से अनुमान लगाया है इन दोनों ही कंपनियों के नतीजों का? जी, HUL के नतीजों से हमारा अनुमान है कि आय में करीब 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में कमी आएगी, 25.1% से घटकर जो आंकड़े हैं वो 24%, 24.4% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे में 10% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, 6 से 7% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसमें अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो नॉन एसेंशियल की जो बिक्री है वहाँ पर तो अच्छा मोमेंटम दिखा है, लेकिन जो उनके एसेंशियल सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइजीन सेगमेंट में भी कमज़ोरी देखने का अनुमान है। और इनपुट कॉस्ट, जो बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट है जिसमें कि पाम ऑयल, लैब, कॉस्टिक सोडा, इन सब के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो जो इनपुट कॉस्ट में दाम में बढ़त होगी उसका असर इस बार के मार्जिन में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनका होम केयर सेगमेंट है वहाँ से थोड़ा बहुत राहत देखने की उम्मीद की जा रही है। तो मोरल है मुनाफे में 6% की बढ़त रहेगी, मार्जिन्स 24% के आसपास स्टेबल रह सकते हैं। जो इनके बिक्री में जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी। सप्लाई चेन में भी इन्होंने काफ़ी काम किया बेस ईयर के मुकाबले, तो उससे भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और दाम में भी बढ़ोतरी की है, प्राइस हाइक भी लिए हैं कुछ कंपनी ने, तो वहाँ से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी कंपनी को जो झटका लग सकता है वो इनपुट कॉस्ट में जो बढ़त है उसकी वजह से लग सकता है। तो इनपुट कॉस्ट को लेकर क्या तरह के कमेंट्स आते हैं, मार्जिन पर क्या आउटलुक होता है, ये दोनों में ही HUL और नेस्ले दोनों में ही इम्पोर्टेंट होगा इस बार देखना। चलिए, शुक्रिया पूजा तमाम अनुमान हमें बताने के लिए। तो आपके पास आएंगे सबसे पहले शर्मिला और बात करेंगे HUL के नतीजों की। सबसे पहले आप भी क्या मेजर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं? और यस, आई थिंक सॉर्ट ऑफ इन लाइन विद जिस तरह के हमने नंबर्स पढ़े, एंड आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होगा देखना कि वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से आती है। मेरा फोकस उस पर रहेगा। और ये और एक बात है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी कैटेगरी जो फोकस है उनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा एम्फसाइज किया है पिछले 1-2 क्वार्टर में। और GST कंज्यूमर हेल्थ के साथ जो उनकी सिनर्जीज पर वो कैसे बात करते हैं, और their overall e-commerce and digitalization presence, क्योंकि ऐसी कंपनीज के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि वो ये जो नया सिनेरियो है वो किस तरह से अपने आप को पिवट करते हैं, क्योंकि सबको एक अपने बिजनेस मॉडल में ये जरूरी बन गया था पिछले 2 साल में कि थोड़ा बहुत चेंज लाए और अपना प्रेजेंस ई-कॉमर्स और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे इंक्रीज करें। एंड HUL has been largely successful in that। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से कमेंट्री उनकी रहती है। बट नंबर्स वुड बी सॉर्ट ऑफ इन लाइन जिस तरह से in that range जिस तरह से अभी आपने बताए थे। तो कोई खास फोकस पॉइंट्स नेस्ले के नतीजों में कमोबेश यही पॉइंट्स पर आपका फोकस होगा? हाँ बिल्कुल, बिकॉज नेस्ले प्रोडक्ट्स आर लिटिल डिफरेंट, क्योंकि उनकी वो दूसरी कैटेगरीज नहीं है जिस तरह से HUL के साथ है। बट नेस्ले प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आई थिंक इन दिस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से चीजें ओपन हुई है एंड पीपल हैव बिगन टू ट्रैवल एक्सेट्रा, तो और आई थिंक देयर वुड बी एन इंक्रीज इन देयर सेल्स, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, आई थिंक मोटा मोटी गुड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ नंबर्स
बिकॉज एफएमसीजी और ये इस तरह के डिफेंसिव सेक्टर्स आर द सेक्टर्स जिन्होंने ये पूरे लॉकडाउन के दौरान अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल। मंदार, कंजम्पशन थीम पे किसी को कुछ प्ले करना हो तो आपकी जो सुपर शेयर की रिकमेंडेशंस हैं उनको छोड़कर कुछ रेकमेंड करेंगे कंजम्पशन थीम पर बेस्ड? आप शायद म्यूट पर हैं मंदार। मुझे कविता जी मुझे लग रहा है कि फिलहाल कंजम्पशन के थीम पे आईटीसी बढ़िया लग रहा है, यानी नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट कंपेयर करते तो ये सारे स्टॉक्स चल चुके हैं। आईटीसी फिर से शायद आप म्यूट पे चले गए। आईटीसी हाल ही जी। में रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो लेटेस्ट वाली अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मुझे लगता है कि आईटीसी होगा। आईटीसी फिलहाल 262 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है 265 के लेवल पे, ये अगर ब्रेक होता है तो इसमें 310 तक की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी एक 15 to 20% का अपसाइड करंट लेवल से भी आईटीसी में हमें देखने को मिल सकता है। कंजम्पशन थीम पे प्ले करना है तो मंदार की रिकमेंडेशन आईटीसी पर है, लेकिन अब बारी आती है सुपर शेयर में क्या रिकमेंडेशंस हैं वो जानने की। तो शुरुआत में मंदार से ही करूंगी बिकॉज मंदार की लिस्ट में आपके लिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। मंदार। कविता जी सही कहा, 4 शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स हैं और 2 इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स हैं। पहला तो है वाह। गुजरात गैस। अच्छा। तो गुजरात गैस के केस में ये शॉर्ट टर्म वाला पिक है। इसमें अगर देखते हैं तो पिछले 3 महीने का चार्ट देखते हैं तो इसमें 780 के लेवल से एक हमें करेक्शन देखने को मिला जो स्टॉक को 600 रुपए तक नीचे ले आया। एक कंसोलिडेशन भी दिखा और आज ही के दिन एक बढ़िया सा इसमें ब्रेकआउट भी बना है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस बना था 645 646 के लेवल पे, वो ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए इसमें एक बाय बनता है। मुझे लगता है इसमें ये हमें 733 740 के लेवल्स तक का अपसाइड जरूर दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग करना है, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें भी बढ़िया से कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव मिली है, जो एक 90 रुपए के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो आज स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। ये भी शॉर्ट टर्म का व्यू है, 89 का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा और ऊपर का टारगेट 100 रुपीज का है। मुझे लगता है कल या परसों में ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में जो हमें इंटरेस्ट दिख रहा है तो ये सीधी सी बात है कि ये स्टॉक्स पिक हो रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बना था 735 के लेवल पे वो ब्रेक कर चुका है। आज वॉल्यूम्स भी बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में एक बाय बनेगा। 729 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 785 का टारगेट होगा। और जो शॉर्ट टर्म वाला जो लास्ट स्टॉक है वो है सीईएससी। इसमें भी एक बढ़िया से कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम्स भी बढ़िया से ट्रेड कर रहा है। तो सीएससी में भी एक बाय बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 93 का, ऊपर में टारगेट होगा 116 का। और आखिर के जो 2 स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हैं। पहला जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है वेदांता VDL। ये स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म के चार्ट पे भी अच्छा लगता है, यानी शॉर्ट टर्म के मूव के तौर पे से भी अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा लग रहा है। इसमें 340 और 355 ऐसे इसमें रेजिस्टेंसेस बने हुए थे जो ये स्टॉक ब्रेक करके आज ऊपर चला है। बढ़िया से वॉल्यूम्स भी ट्रेड कर रहा है। आप म्यूट पे चले गए। वेदांता का जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले अगर 10-11 साल का चार्ट देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चल रहा है। तो इसमें एक बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 335 का और ऊपर में टारगेट होगा 495 का। और एक लास्ट वाला जो स्टॉक है ये भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये भी एक बढ़िया सा पिक है, ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का आप अगर चार्ट देखो तो पिछले 9 महीनों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में बना हुआ था। इसका रेंज जो था 800 रुपए नीचे में सपोर्ट था और ऊपर में 1100 का रेजिस्टेंस था। अब पिछले कुछ हफ्तों में ये ब्रेक करके ऊपर चला है, ऊपर में इसका अब टारगेट बनता है 1500 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बढ़िया सा होगा। करंट प्राइस है इसका 1219, इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 1175 का और 1500 के लेवल के लिए ये एम करेगा अगले कुछ महीनों में। चलिए, शानदार। यहाँ पे 4 शॉर्ट टर्म स्टॉक्स रिकमेंडेशन और 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मंदार ने पेश किए हैं। शर्मिला जी, आपकी बारी। बताएं निवेश के लिहाज से आपकी पिक्स क्या हैं? और पहला है मेरे दोनों लॉन्ग टर्म बाइज है HDFC बैंक। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पोर्टफोलियो में किस तरह के
फ्रंट लाइन IT स्टॉक्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आई थिंक नेम लाइक HDFC बैंक मेक्स द लिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस क्वार्टर के भी नतीजे देखें, इवन एट दिस साइज दैट द बैंक इज इन एट करंटली, they have grown 18% or close to 18% in revenues. इसका सीधा मतलब ये रहता है कि 4 या 5 साल में आपका स्टॉक डबल होगा, इसी तरह की ग्रोथ। एंड आई थिंक HDFC बैंक का ये रेपुटेशन बन गया है कि देखिए बोरिंगली गुड रिजल्ट्स, तो वो इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। आप किसी रिजल्ट्स के नतीजों के बाद बात करें, या व्हेन यू टॉक ऑफ ओनिंग अ स्टॉक, लो रिस्क एक्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक डेफिनेटली मेक्स द कट, और मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस हैज आल्सो नॉट मूव टू मच, तो मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं निवेश करने का। द अदर इज सॉर्ट ऑफ टाटा केमिकल्स, और दैट इज सॉर्ट ऑफ अ चाइना प्लस वन स्टोरी, क्योंकि हम देख ही रहे कि गिवन कि किस तरह से चीजें हुई है चाइना में, लॉट ऑफ पीपल वुड बी लुकिंग एट केमिकल मैन्युफैक्चरर्स आउटसाइड चाइना, क्योंकि उनको और एक क्योंकि आज के तारीख में काफी केमिकल्स जो रहते हैं वो चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, तो अगर उसमें हम अगर देखें कि किस तरह से जिस सिचुएशन बन गई है, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, तो काफी ऐसी कंपनीज हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हम देख ही रहे कि किस तरह का रनअप केमिकल सेक्टर में आ रहा है। तो उनमें एक नाम टाटा केमिकल्स है, जो बेसिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं, और वो काफी इंडस्ट्रीज में उनका यूज होता है, उनका प्रोडक्शन टाटा केमिकल्स करती है, सो दे आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, और नतीजे तो उनके अच्छे आ ही रहे पिछले 1-2 क्वार्टर से। So given all that, I think Tata Chemicals is a very good name to invest in. चलिए, तो यहाँ पर निवेश के लिहाज से HDFC और टाटा केमिकल्स शर्मिला आपको रेकमेंड कर रही हैं, और इसी के साथ आप दोनों ही हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला, दर्शकों को तमाम रिकमेंडेशंस दी है और कल के लिहाज से तैयारी भी कराई है। लेकिन शो ख़त्म करें उससे पहले आपको बता दें कि कल किन किन इवेंट्स पर नज़र होगी, मार्केट नॉन मार्केट। तो सबसे पहले रिलायंस के बोर्ड में रामको के चीफ की नियुक्ति का जो फैसला है वो कल होना है, जिस पर नज़र रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो फैसला है वो कल की बोर्ड बैठक में पोस्टल बैलेट के लिहाज से होगा, उस प्रक्रिया के लिहाज से होगा। इसके अलावा कल शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के भाषण पर भी ये नज़र रहेगी, और साथ ही जिस तरह से भाषण आएगा उस तरह से हम देखेंगे कि विदेशी बाज़ारों में किस तरह की हलचल और मूड बनता है। इसके अलावा आपको बता दें कि फेसबुक भारत में कल पहला गेमिंग इवेंट होस्ट करेगा, और पिक्सल 6 फोन्स के कल लॉन्च होने की डेट है। और आपको बता दें कि गूगल ने ये खास इवेंट रखा है जिसके ज़रिए पिक्सल 6 फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।